दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देश के तमाम ठगी पीड़ितों को हमारी संसद द्वारा, हमारी केंद्र एवं राज्यों सरकारों द्वारा दिए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की प्रोसीडिंग पर, प्रक्रिया पर कि हमें कैसे इस एक्ट के तहत अपनी जमा राशि के भुगतान के वापसी के लिए आवेदन करना है, कहाँ करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस देनी है, और आवेदन देने के बाद अगर हमारा भुगतान का प्रोसेस आरंभ नहीं होता, भुगतान 180 दिन में नहीं होता, हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना, तो फिर हमें क्या करना है और कैसा प्रक्रिया अपनानी है जिसके माध्यम से न केवल हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा हमें वापस मिले, अपितु जो हानि, क्षति, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हमें हुई है, हम उसके लिए भी सरकार के समक्ष दावा प्रस्तुत करके उसे भी प्राप्त कर सकें। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो साथी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, इसे पसंद करते हैं, वो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, हमारे वीडियो संदेश को शेयर कर दिया करें, और साथ साथ तमाम साथी हमारे यूट्यूब चैनल तप जप न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको पूरी प्रक्रिया घर बैठे पता चल सके और आपके भुगतान के संदर्भ में आपको अपडेट प्राप्त हो सके। तो ऐसा सभी साथी कर लेंगे। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो उससे मुझे सहयोग मिलेगा, और जब मुझे आप सहयोग देंगे तो मैं आपको सहयोग दूंगा। इन तमाम चीज़ों का हम कोई आपसे शुल्क नहीं लेते हैं, ये मुफ्त की सलाह है दोस्तों। इसे सुन लिया करें, समझ लिया करें, क्योंकि ये आपके हित में है। निश्चित रूप से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो आपका भुगतान होगा और आप बेवजह की मशक्क़त, परेशानी, पीड़ाओं से बच जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे और शांति के साथ, सुख के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये तय है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश में किसी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, इंक्लूडिंग सहारा इंडिया परिवार, पीएसीएल पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, जीसीए, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, कर्मभूमि, कल्पतरु, कल्पवट, कल्पवर्षा, रोज वैली, पिनकॉन, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, जनशक्ति मल्टी स्टेट, कैमना, अल्केमिस्ट, इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं, HBN, GN गोल्ड, GN डेयरी, डीपीआर सैलाइट, और विश्वामित्र VIP, समृद्धा जीवन, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम ग्रुप, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्री राम रियल एस्टेट, इत्यादि इत्यादि, जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनमें से आप किसी के भी या इनके अलावा भी किसी के जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, और आपकी जमा राशि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद या मैच्योरिटी पूरी ना हुई हो तो भी, यदि आपको नहीं मिली है या आप वापस लेना चाहते हैं, कंपनी भाग गई है, बंद कर दी गई है सरकार द्वारा, तो भी आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ, कंपिटेंट अथॉरिटीज़ के पास दावा दाखिल करके आप अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये गारंटी दोस्तों हमें हमारी पार्लियामेंट ने दी है, संसद ने दी है, सर्वसम्मति से इस कानून को बनाया है, और इसको हमारी महामहिम राष्ट्रपति ने
नोटिफाइड किया है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है। तमाम राज्यों को भारत सरकार ने डायरेक्शन दी थी कि वो इस कानून को अपने अपने यहाँ रूल्स बनाकर अप्लाई करें और जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं उनका भुगतान अविलंब शुरू करें। राज्य सरकारों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वचन पत्र देकर, अंडरटेकिंग भेजकर ये श्योरिटी दी है, गारंटी दी है कि वो इस कानून को अपने अपने यहाँ अप्लाई करेंगे, लोगों के आवेदन आमंत्रित करेंगे अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में ठगी पीड़ितों के, और उनका भुगतान आरंभ करेंगे। जब राज्य सरकारों की श्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पब्लिश करके सार्वजनिक कर दिया है। ये किताब एक्ट की आप अपने नज़दीकी कोर्ट में जो किताब विक्रेता होते हैं कानून की, उनसे जाकर के खरीद सकते हैं। उनसे ना मिले, कहीं कहीं भी नहीं पहुंचा है, चूँकि नया नया एक्ट है तो सभी जगह ये उपलब्ध नहीं है। तो आप हमसे संपर्क करके ये एक्ट की किताब मंगा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लें, उस पर व्हाट्सएप द्वारा हमें मैसेज भेज देंगे, लेकिन शर्त यह है हमारी कि हम कम से कम 10 बुक आपको कोरियर से भेजेंगे। नंबर नोट करें 7827581213। अब दोस्तों आते हैं अगली बात पर कि आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक हैं, पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, तो इस एक्ट के माध्यम से एक एप्लीकेशन आप अपने नज़दीकी कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को लिखेंगे। ज़्यादातर राज्यों में सक्षम अधिकारी डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त को बनाया गया है और उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी हैं डीएम साहिबान को, जिन्हें जिला कलेक्टर या डीसी बोल देते हैं। उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है एडीएम्स को, और जहां ज़्यादा विक्टिम हैं वहां तहसील स्तर पर एसडीएम और तहसीलदारों को भी इसमें कमिश्नर की सहायता के लिए सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट कर दिया गया है तमाम राज्यों में। केवल राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां सहकार पोर्टल बनाया गया है वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत, और उस सहकार पोर्टल पर आप केवल जो सहकारी सोसाइटियों के, आदर्श के, नवजीवन के, संजीवनी के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, जेकेबी के, किसान एग्रो के और ट्रिनिटी के, जनशक्ति के, और आपका क्या बोलते हैं जो सहारा इंडिया समूह की 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके विक्टिम ऑनलाइन उस पोर्टल पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वहाँ दस्ती दावे का प्रोविज़न राजस्थान सरकार ने नहीं किया था, जो अब होने जा रहा है। 15 दिन के अंदर अंदर राजस्थान में भी भुगतान पटलों की स्थापना होगी और आप बाई हैंड या दस्ती अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। चूँकि ये जो बैनिंग एक्ट है ये दस्ती आवेदन के लिए बनाया गया है, ऑनलाइन सहकार पोर्टल वगैरह के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन केवल सेंट्रल डाटाबेस के लिए है। तो सेंट्रल डाटाबेस तो स्टेट्स को भेजना है या कंपनीज को भेजना है, उसमें हमारा आपका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो इसलिए ये पूरी जो प्रक्रिया है ये दस्ती होगी। आप अपना आवेदन स्वयं भी तैयार कर सकते हैं वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत। उसमें ऊपर सबसे लिख देना है वर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दावा प्रपत्र। नीचे लिखेंगे सेवा में श्रीमान सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी वर्ड्स एक्ट 2019, अपने ज़िले का नाम या तहसील का, उसके बाद राज्य का नाम, और नीचे विषय लिखेंगे। उसमें लिखेंगे कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 या वर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान का दावा। उसके नीचे लिखेंगे मैं प्रार्थी या प्रार्थिनी, अपना नाम, पिता या पति का नाम, अपनी एज, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, कोई ईमेल आईडी है तो वो, और उसके बाद लिखेंगे सादर आपसे निवेदन करती हूँ कि मैंने इतनी तारीख को इस कंपनी में या इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में या निधि में, उसका नाम लिख देंगे, उसका अपने आसपास का जो भी एड्रेस हो वो लिख देंगे, नज़दीकी क्षेत्रीय कार्यालय का पता और सेंट्रल ऑफिस का पता भी उसके का लिख देंगे, और लिखेंगे कि मैंने इतनी तारीख को इस कंपनी में इतना निवेश किया था और
इसकी मैच्योरिटी तब होनी थी और इस कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेरी जमा राशि पर मुझे इतना रिटर्न देने का वायदा किया था, वो राशि भी लिख देंगे जो मैच्योरिटी के बाद आपको मिलनी थी। फिर लिखेंगे मैं अपना ये पैसा वापस पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये कंपनी सरकार ने वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत बैन कर दी है, या किसी और एक्ट के, या जैसे भी एक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसमें, लेकिन अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और या वो कंपनी भाग गई है तो लिख देंगे, कारण लिख देंगे, और ये कंपनी में मेरा पैसा, इतना पैसा जमा है जो मुझे अभी तक वापस नहीं मिलना है, और अतः श्रीमान जी से ये निवेदन है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आप मुझे मेरा जमा राशि का 2 से 3 गुना, जितना भी पैसा आपने जमा किया, मान लीजिए 1 लाख किया तो 1 लाख गुणा 3 लाख पैसा 180 दिन में एक्ट के अंतर्गत वापस दिलाएं। आपकी अति कृपा होगी। संलग्न जो भी कागज़ आपके पास हैं, कोई बॉन्ड है, कोई पासबुक है, कोई रसीद है, या आपने कागज़ अपने उस ऑफिस में जमा करवा दिए थे तो उसकी कोई पावती होगी, उसकी कॉपी लगा सकते हैं। कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपकी जमा राशि के बदले आपको कोई चेक दिया है, कोई एग्रीमेंट दिया है, तो उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। और ये लगा के नीचे अपना नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके साइन कर देंगे, डेट डाल देंगे, और ये दस्ती या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर देंगे। और ये आवेदन दोस्तों आप अपने गृह जिले में कर सकते हो, अपनी गृह तहसील में कर सकते हो, या जहां आपने निवेश किया है उस जनपद में भी कर सकते हैं। आप दोनों जगह, किसी भी जगह आप कर सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा पर और आपकी सुगमता पर निर्भर करता है कि आपको सरलता किस में है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जब आप ये आवेदन कर देंगे तो विद इन 15 डेज, वैसे तो नियम ये है कि आप जब जाएं तभी तारीख ले लें और उसको चेक करा लें कि इसमें कोई कमी तो नहीं है मेरे आवेदन में, लेकिन आप लोग ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, एजेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। तो एजेंट भाई इतनी जल्दी में रहते हैं कि वो तमाम चीज़ों को नहीं देखते, बस किसी तरह से रिसीविंग मिल जाए और वो सोचते हैं कि बस मुक्ति मिल गई, आवेदन फाइल हो गया, पैसा मिले या ना मिले, और वो आवेदन पेंडिंग रह जाते हैं। तो आप स्वयं जाइए, एजेंट को साथ ले जाइए, उससे सत्यापन कराइए। एजेंट नहीं जाता है तो आप स्वयं चले जाइए, मरमरा गया है, भाग गया है, कोई बात हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि ये कानून निवेशकों के लिए है, जमाकर्ताओं के लिए है। और पूछिए सक्षम अधिकारी के साथ, इससे में कोई कमी है तो बता दीजिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ या कर देती हूँ। अगर वो नहीं बताते हैं, कहते हैं आप दे जाओ, हम बाद में आपको बता देंगे, और 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको नहीं बताते हैं, कोई नोटिस आपके पास नहीं आता है, कोई फ़ोन कॉल नहीं आती है, आपको बुलाया नहीं जाता एफिडेविट फाइल करने के लिए, आपके बयान लेने के लिए, तो आप स्वयं जाइए, स्वयं उस रिसीविंग कॉपी को दिखाइए उन्हें कि साहब हमने ये आवेदन दिया था, आपने हमको अभी तक बुलाया नहीं, बताएं। तो अगर आपके आवेदन में कोई डिफेक्ट हैं यानी कमियां हैं तो आपसे वो उनको दूर करवाने के लिए कहेंगे, उनको दूर कीजिए, और उस पर डेट उसी समय निश्चित हो जाएगी, उस डेट पर आपको बुलाएंगे, और उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिकों को, संचालकों को, डायरेक्टर्स को बुलाएंगे जिनके खिलाफ भी आपने ये भुगतान का दावा प्रस्तुत किया है, भले ही वो जेल में हों या भाग गए हों या मर गए हों, फिर भी नोटिस उनको जाना है ताकि उनका पक्ष जाना जा सके। चूँकि ये कंपनी या सोसाइटीज़ के मामले हैं तो एक दो के मरने से या भागने से कुछ नहीं होता है, वहाँ कंपनी को जो भी चला रहे होंगे या उनका कोई वकील होगा वो आएगा, और अगर नहीं आता है कंपिटेंट अथॉरिटी के नोटिस के बाद तो उस पर कंपिटेंट अथॉरिटी एक पक्षीय फैसला आपके पक्ष में सुनाएगी दूसरी हियरिंग पर, दूसरी तारीख पर। और अगर आपने कोई एफआईआर करवा रखी है उसके खिलाफ पहले से तो ठीक है, नहीं करवा रखी है तो कंपिटेंट अथॉरिटी का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस पर एफआईआर कराएगी नोडल ऑफिसर एसपी क्राइम को निर्देश देकर वाट्स एक्ट के अंतर्गत, और वो एफआईआर होगी, फिर उसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और पुलिस और सक्षम अधिकारी दोनों मिलकर उस कंपनीज की प्रॉपर्टीज को चिन्हित करेंगे, उस कंपनी के चलाने वाले डायरेक्टर्स, संचालक, मालिक, शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टीज को चिन्हित करेंगे, उनको सीज करेंगे, और
सीज करके अपनी रिपोर्ट जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में बनाई गई हैं, वहां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके उस प्रॉपर्टी को नीलाम करने का आदेश प्राप्त करेंगे। 60 दिन के अंदर अंदर नीलामी इसमें तय की गई है, उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाए। और जिन भी आवेदकों ने आवेदन किया है भुगतान के लिए, उनका पैसा वापस करें सक्षम अधिकारी अपना अकाउंट खोलकर। तो ये बड़ा सरल सा प्रोसेस है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको एक स्मरण पत्र भेजना है, शिकायत करनी है उस सक्षम अधिकारी की या सहायक सक्षम अधिकारी की जिसके यहाँ आपने आवेदन फाइल किया था भुगतान का, अपने राज्य के मुख्य सचिव को या मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को। चूंकि प्रधानमंत्री की ड्यूटी भी इसमें बड़ी अहम है, चूंकि उन्होंने बड़े गर्व के साथ इस कानून को बनाया था जब देश की सुप्रीम कोर्ट के आदेश विफल हो गए, सेबी विफल हो गया आपका भुगतान करने में, एनसीएलटी विफल हो गया, लिक्विडेटर विफल हो गए और दूसरे तमाम एजेंसीज विफल हो गई आपका भुगतान करने में। तो प्रधानमंत्री ने बड़े गर्वोक्त भाव से इस कानून को बनाकर आप सबके भुगतान की गारंटी आपको दी थी। तो इसलिए इसकी शिकायत प्रधानमंत्री को भी करें कि मैंने फला डेट में ये आवेदन बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत अपने भुगतान के लिए यहाँ दाखिल किया था, इसकी फोटोकॉपी संलग्न है इस पत्र के साथ। सक्षम अधिकारी ने मुझसे अभी तक पूछताछ तक नहीं की, मेरा बयान नहीं लिया, न मेरा भुगतान कराया और न मेरे पत्र पर मुझे कोई जवाब दिया। कृपया इस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें, चूंकि सेवा में त्रुटि का मामला है, बर्ड्स एक्ट का उल्लंघन है। ये तमाम चीज़ें लिख के उस आवेदन के साथ उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे जो आवेदन पहले लिया था आपने, और इसकी रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से आप अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी या और प्रधानमंत्री को भेज देंगे। दोस्तों निश्चित रूप से 30 दिन के अंदर अंदर इसमें कार्रवाई होगी और इस लेटर में आप स्मरण पत्र में क्षतिपूर्ति का भी दावा करेंगे कि मुझे इतनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हानि हुई है, मुझे ये पैसा भी राज्य दे, सक्षम अधिकारी से दिलाएं। इसका पूरा ड्राफ्ट बना के वैसे मैंने अपनी वेबसाइट tapjap.in पर डाल रखा है, उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं आप। और उसी के अकॉर्डिंग उसी में अपनी डिटेल भर के भुगतान दावे का फार्म भी है बर्ड्स एक्ट का, और ये स्मरण पत्र, शिकायत पत्र की कॉपी भी डाल रखी है, वो भी ले सकते हैं। बहुत सरल कर दिया है आपके लिए चीज़ों को अब हमने, ताकि आपको जगह जगह ना भटकना पड़े, एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं। एक्ट की कॉपी भी आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। तमाम चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, आपके भुगतान की हैं, वो हमने सब इस अपनी साइट पर अपलोड की हैं। आप वहाँ उसको विजिट करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सरलता हो जाएगी अपना दावा खुद प्रस्तुत करने में। आप बहुत सारे झंझटों से, समस्याओं से बच जाएंगे, बहुत सारे खर्चों से बच जाएंगे। ना किसी आंदोलन में आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत है, ना किसी संगठन का सदस्य बनने की ज़रूरत है, ना आपको कोई वकील करने की ज़रूरत है, ना कोई दलाल हायर करने की ज़रूरत है। ये निःशुल्क चीज़ें हैं जो हो सकती हैं दोस्तों, आप करना चाहेंगे तो। लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। हमारा लक्ष्य देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवाना था, वो भी इस एक्ट के अंतर्गत करवाना था। चूँकि अभी तक जो कुछ चंद लोगों के भुगतान दूसरी प्रक्रियाओं के माध्यम से हुए हैं, सेबी या सीआरसी वगैरह कैसे, वो उनका मूलधन भी उनको वापस नहीं मिला, ब्याज या मैच्योरिटी या अन्य लाभांश तो छोड़ दीजिए। तो जब भारत सरकार ने भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया और उस एक्ट में ये लिख दिया कि 2 से 3 गुना पैसा आपकी जमा राशि का मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा, अर्थदंड सहित मिलेगा, जुर्माने सहित मिलेगा, तो आप सबको इस एक्ट का प्रयोग करके अपना संपूर्ण भुगतान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ऐसा आप करेंगे, निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। वो नहीं होगा अब कैसा 10 लाख जमा था तो 10,000 दे दिया, 1 लाख जमा था तो 2,000 पकड़ा दिया, ऐसा नहीं। ये संपूर्ण भुगतान होगा और कानून के अंतर्गत होगा दोस्तों। अब तक के जो भी फैसले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स के आए और आपके भुगतान नहीं हुए, लंबित रहे, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि वो बिना किसी कानून पर आधारित फैसले थे, कोई कानून आपके भुगतान की गारंटी का था नहीं, इसलिए वो तमाम आदेश विफल हो गए।
आज कानून है देश में, तो कानून आपको गारंटी दे रहा है, तो अब जो भी फैसला आने हैं वो इस कानून के अंतर्गत ही आने हैं। इसलिए इस कानून का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान होगा। दोस्तों, कानून के विषय में मैं आपको बता दूं, बहुत लोग इस कानून की खिलाफत करते हैं, खास तौर से वकील साहिबान बहुत सारे खिलाफत करते रहे हैं। वैसे उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका तो फायदा है तमाम वकीलों का, उनके पास क्लाइंटेज बढ़ेगी। वो इस एक्ट के तहत बहुत सरलतापूर्वक आपका भुगतान सुनिश्चित करा सकते हैं, थोड़ी सी फीस भी लेंगे तो। चूँकि क्लाइंटेज इतनी है, 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं, तो जो वकील ईमानदारी से काम करना चाहेगा, मैं समझता हूँ अगर दिन भर में वो 10-5 पीड़ितों के भुगतान भी करवा दे, उनके दावे प्रस्तुत करके, तो आसानी से अपना खर्चा और फीस निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें इसका विरोध अब नहीं करना चाहिए। जब तक ये अप्लाई नहीं हुआ था, उनको ये लग रहा था कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, तो उनको अब रास्ते पर आ जाना चाहिए। अब तो कानून अप्लाई हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जो लोग थे वो थे जो ये संगठन वगैरह चलाते हैं, और संगठन भी वो ईमानदारी वाले नहीं, ऐसे जिनको चंदे का धंधा करना था, संगठन बना करके किसी का भुगतान नहीं कराना था। तो जितना लंबा उनका भुगतान लंबित रहता, उतनी लंबी संगठनों की चंदे का धंधा चलता रहता अधिक लंबे समय तक। अब चूंकि ये एक्ट अप्लाई हो गया, तो तमाम संगठनों का चंदे का धंधा बंद हो गया, तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, करते थे, कर रहे हैं आज भी। कभी आंदोलन का नाम लेकर के, कभी कुछ और नाम लेकर के, कभी भ्रमित करते हैं कि नहीं, इससे किसी का भुगतान नहीं होगा, हमने ये अप्लाई कर दिया था, हमने ये किया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमारा नहीं मिला। अरे मूर्ख, वो कानून की विफलता नहीं है, वो तुम्हारी विफलता है। तुमने प्रॉपर वे में आवेदन नहीं किया, कभी जाकर के वहाँ पता नहीं किया कि मेरे आवेदन पर क्या किया। आपने कोई स्मरण पत्र नहीं भेजा, कहीं कोई जो है सेवा में त्रुटि का दावा प्रस्तुत नहीं किया, कोई अपील नहीं की अपने आवेदन के पैसा न मिलने पर। तो कहाँ से मिलेगा? घर बैठ गया तू आवेदन डाल करके, कौन पैसे देने आएगा? आवेदन अगर किया है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करो, पैसा मिलेगा। सबका मिल रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं मिलेगा? अगर तुम फर्जी दावेदार हो तो नहीं मिलेगा, फर्जी दावेदार का तो कभी नहीं मिलेगा। आप पूरे एविडेंस देंगे तो ज़रूर मिलेगा आपका पैसा। तो कई लोग ऐसा भी दावा करके आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि साहब मैंने ये दावा किया था बर्ड्स एक्ट के तहत, मुझे पैसा नहीं मिला, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो ऐसे लोगों से भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको मिल जाएगा, और 180 दिन के अंदर मिलेगा। 180 दिन के अंदर नहीं मिलेगा तो आपको जितना भी लंबा समय लगेगा उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी, उसका ब्याज मिलेगा 180 दिन के बाद का जो भी है पूरी आपकी राशि पर। और वो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी की वेतन से कटेगा, या वो वसूल करके देगा वहाँ से। कई लोग कहते हैं कई कंपनियों की प्रॉपर्टी नहीं है तो कहाँ से पैसा आएगा? प्रॉपर्टी नहीं है तो जुर्माने का प्रोविज़न है। डायरेक्टर्स पर पर्सनल प्रति आवेदन पर 1 लाख से लेकर 50 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का है। जुर्माना ही इतना हो जाएगा कि आपका सबका भुगतान हो जाएगा। और दावेदार कितने हो आप ये देखिए, दावा तो करते ही नहीं है तमाम लोग। तो निश्चिंत रहिए, सबका भुगतान मिलेगा दोस्तों। किसी के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कानून जब बन जाता है और जब अप्लाई होता है तो अकेला आदमी भी उस कानून के मार्फत न्याय प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों। लोग क्या हैं? वो एजेंटों के संगठन हैं, कुछ बेईमान किस्म के एजेंट, जिन्होंने आपसे पैसा तो लिया लेकिन वो पैसा किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा ना करके खुद अपनी पॉकेट में रख लिया, या उसको खा गए और आपको कोई रसीद या बॉन्ड या सर्टिफिकेट या पासबुक या एग्रीमेंट या चेक नहीं दिया, या दे भी दिया तो फर्जी दे दिए जो कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं थे। ऐसे एजेंटों को आज लगता है कि यार अब बर्ड्स एक्ट के तहत तमाम निवेशकों ने दावे करने प्रस्तुत कर दिए, और जब जांच होगी, वेरिफिकेशन होगी, सत्यापन होगा, तो हम कैसे कराएंगे? हमने तो पैसा जमा ही नहीं किया था, फर्जी बॉन्ड दे दिए थे, फर्जी रसीदें दे दी थी, फर्जी पासबुक दे दी थी बना के लोगों को, तो हम तो जेल चले जाएंगे फोर्जरी में, 420 में। 420 नहीं, अब तो हो गई, कौन सी धारा बन गई है, 316। तो उनको ऐसा डर लग रहा है तो वो आप लोगों को भ्रमित करते हैं, भड़काते हैं कि दूसरे जो ईमानदार एजेंट हैं वो उनको भी डराने का प्रयास करते हैं कि नहीं इसमें तो सारे एजेंट जेल चले जाएंगे।
दोस्तों, जो ईमानदार एजेंट है उनके हकों की, अधिकारों की पूरी रक्षा इस कानून में की गई है। जो इन्हें जिसने ईमानदारी से निवेशक का, ग्राहक का पैसा लेकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया है और उसके बदले उसको पासबुक या रसीद या बॉन्ड या पावती या एग्रीमेंट या कंपनी के पोस्ट डेटेड चेक दिए हैं, तो ऐसे एजेंट के खिलाफ ये एक्ट नहीं है। उसको पूरा संरक्षण दिया गया है, इतना दिया गया है कि उस एजेंट के खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए तो भी उस एजेंट को जेल नहीं भिजवा सकता, सजा नहीं दिलवा सकता, बशर्ते उस एजेंट ने अपने निवेशक का ईमानदारी के साथ भुगतान का दावा बाट्स एक्ट के अंतर्गत संबंधित सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ करवा दिया हो। अगर नहीं करवाया है तो दिक्कत आएगी, उसके साथ जरूर आएगी। तो ऐसे एजेंट भी आपको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कई संगठन बना रखे हैं, किसी ने ठगी पीड़ितों की आवाज़ बना रखा है, किसी ने सहारा जन आंदोलन मोर्चा बना रखा है, किसी ने कोई एकता फाउंडेशन बना रखी है, किसी ने कोई सर्व सहयोग समिति बना रखी है, किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, किसी ने तो पॉलिटिकल पार्टी तक बना रखी हैं। तो इस तरह के जो बेईमान किस्म के एजेंट हैं, उनके संगठन भी आपको गुमराह करते हैं, बाट्स एक्ट की खिलाफत करते हैं, बाट्स एक्ट से डराते हैं और वो तरह तरह के तर्क और फर्जी प्रमाण आपको दे करके गुमराह करते हैं और आपको बेवजह कभी किसी आंदोलन में फंसा देते हैं, कहीं मुकदमे आपके खिलाफ बनवा देते हैं, कहीं और प्रताड़ित करवा देते हैं और दूसरे ढंगों से, और वो आपको निरंतर गुमराह करते रहते हैं ताकि आप हार कर, थक कर इस लड़ाई से अपने आप को दूर कर लें और उनका चंदे का धंधा चलता रहे। तो दोस्तों, ऐसे धूर्त किस्म के ठग एजेंट्स के बहकावे में भी नहीं आना है, चूंकि अब किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अकेला भी बाट्स एक्ट के अंतर्गत अपना आवेदन करेगा और जो तरीका मैंने बताया है उसको फॉलो करेगा, तो निश्चित रूप से न केवल वो अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस प्राप्त कर लेगा, बल्कि अगर 180 दिन में उसका पैसा वापस नहीं मिला तो वो उसके बाद का ब्याज समेत क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर लेगा। ये मेरा अपना अनुभव है, आप में से भी बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा। मैं उदाहरण दे करके बताता हूँ। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 1948 में बना, आज़ादी के तुरंत बाद, लेकिन दोस्तों उसको लागू नहीं किया गया। मैं 2012 का, अभी चूंकि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है तो उससे उदाहरण दे करके समझाऊंगा कि ये जो एलपीजी पेट्रोलियम क्षेत्र में या और कई फील्ड हैं ऐसे, उनमें जो ट्रक ड्राइवर, टैंकर ड्राइवर होते हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता था। 2012 में मैंने उनके लिए आंदोलन किया, ऑल इंडिया एलपीजी ट्रक एवं टैंकर ड्राइवर फाउंडेशन बना करके उनको मैंने न्यूनतम दायरे के अंदर लेकर के आया। मैं न्यूनतम वेतन दायरे के अंदर, तमाम संगठनों ने उस वक्त मेरी खिलाफत की, जो ट्रक्स और टेम्पो और इस तरह के टैंकर्स वगैरह के यूनियन पहले से बहुत सारी पंजीकृत थी, आज़ादी के पहले से चल रही थी, बहुत बड़ी उनका तो संगठन है, 4 करोड़ लोगों के संगठन है सब। उन्होंने खिलाफत की लेकिन मैं रुका नहीं दोस्तों। ये मेरी आदत है कि मुझे जो लगता है कि सत्य है उसके लिए मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। अंततः देश के पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में आने वाले तमाम टैंकर और ट्रक ड्राइवर्स को न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत वेतन प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये जो अपने गैस ढोने वाले हैं इनको भी मिल गया है, जो साइकिल पर डिलीवरी मैन होते हैं, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के लड़कियों को भी अगर उसका उपयोग करते हैं तो उनको न्यूनतम वेतन मिलता है। जो नहीं कर रहे, चोरी से अपना पेट पाल रहे हैं, अपने मालिकों को भी दे रहे हैं, वो करते रहो, उसमें क्या है। एंटी रेप लॉ 2013, शुरू में दिक्कतें आई, लेकिन अब कहाँ दिक्कत आती है। कोई औरत अगर झूठे भी जाकर के आरोप लगा दे तो मुकदमा दर्ज होता है ना, जेल भेज दिए जाते हैं ना झूठे भी, बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी, मेरे खिलाफ ही खुद कई हुए हैं ऐसे। लेकिन जब कानून बन गया है तो वो उसकी प्रोसीडिंग होनी है, अप्लाई होना है। आप निर्दोष हैं तो बच जाओगे, वो अलग बात है, बाद में कोर्ट से बरी हो जाओगे, लेकिन जेल तो भेज दिए जाओगे, मुकदमा तो दर्ज हो ही जाएगा, प्रोसीडिंग तो होगी ही। निर्दोष हो तो बच जाओगे प्रोसीडिंग के बाद में, क्योंकि यहाँ तो दोषियों को सजा नहीं होती, निर्दोष को कौन सजा देने जा रहा है। ऐसी तरह से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी बोलते हैं, वो भी दोस्तों बहुत पहले बना था, लेकिन वो अप्लाई जाकर के बहुत बाद में हुआ, बड़े आंदोलन हुए उसके लिए। आज कोई कह के देख ले किसी को चूड़ा चमार भंगी या अपशब्द या जाति सूचक,
अकेला आदमी भी मुकदमा दर्ज करा देता है, जेल भिजवा देता है, हवा खराब हो जाती है लोगों की। इसी तरह से अब बर्ड्स एक्ट भी अप्लाई हो चुका है। अब आपके साथ कोई ठगी नहीं होगी, सबका भुगतान होगा, बशर्ते आप बर्ड्स एक्ट का प्रयोग करें। मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत।